महात्मा गांधी का पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। इनका जन्म हुआ था दोस्तों 2 अक्टूबर 1869 को। दोस्तों जब इनका जन्म हुआ इसी दिन दोस्तों अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। जन्म कहाँ हुआ था? तो पोरबंदर गुजरात में इनका जन्म हुआ। महात्मा गांधी के पिता का नाम था करमचंद गांधी। कहीं कहीं दोस्तों इनको काबा गांधी के नाम से भी जाना जाता था। महात्मा गांधी की माता का नाम पुतलीबाई था और इनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। महात्मा गांधी के केवल 4 पुत्र थे दोस्तों, इनकी कोई भी लड़की नहीं थी। 4 पुत्र कौन कौन थे? हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास। महात्मा गांधी की एक शिष्या थी जिनका नाम था मीराबेन। महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा लिखी थी दोस्तों। देखिए यहाँ से परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि महात्मा गांधी की आत्मकथा का नाम क्या है, तो अच्छे से याद रखेंगे, सत्य के साथ मेरे प्रयोग इनकी आत्मकथा है। ये तो मैंने आपको बता ही दिया है कि अहिंसा दिवस मनाया जाता है 2 अक्टूबर को, क्योंकि 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। दोस्तों 30 जनवरी को महात्मा गांधी की मृत्यु हो जाने के कारण यहाँ पर हम लोग जो है वो शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इतना सब कुछ अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों महात्मा गांधी के 3 गुरु थे जिनका जिक्र इन्होंने अपनी आत्मकथा में किया है। तो देखिए सबसे पहले गुरु थे राजनीतिक गुरु। दोस्तों ये जो राजनीतिक गुरु थे इनका नाम था गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी के दार्शनिक गुरु थे लियो टोल्स्टॉय और इनके आध्यात्मिक गुरु थे दोस्तों श्रीमद राजचंद्र। देखिए दोस्तों यहाँ से हमारी परीक्षा में सीधे तौर पर प्रश्न पूछा जाता है कि महात्मा गांधी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे, दार्शनिक गुरु कौन थे और राजनीतिक गुरु कौन थे। आपको रटना ना पड़े, इसी वजह से इन तीनों को मैंने ट्रायंगल शेप में दिया है ताकि आपको सरलता से सारी चीजें समझ आ जाए। थोड़ा और महात्मा गांधी के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों महात्मा गांधी जो है वो 4 सितंबर 1888 को वकालत पढ़ने और बैरिस्टर बनने के लिए इंग्लैंड की ओर रवाना हुए थे। जब महात्मा गांधी इंग्लैंड पहुंचे तो यहाँ पर इन्होंने दोस्तों इनर टेम्पल में कानून की पढ़ाई की और दोस्तों महात्मा गांधी जो है 1888 से लेकर 1891 तक इंग्लैंड में रहे। यहाँ पर इन्होंने कानून का व्यापक मात्रा में अध्ययन किया। तो इतना आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों महात्मा गांधी जो है वो 1891 में वापस भारत आ गए थे, है ना, और आगे चलकर 1893 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका गए। दोस्तों एक व्यापारी थे दादा अब्दुल्ला, उनका केस लड़ने के लिए महात्मा गांधी जो है वो 1893 में दक्षिण अफ्रीका चले गए थे। दोस्तों यहाँ पर मैंने थोड़ा सा आपको बताया है, इन सभी के बारे में आगे चलकर हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं, तो आपका कोई भी पॉइंट नहीं छूटेगा। तो आपको इतना समझ आ गया कि दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? 1893 में। इसके बाद दोस्तों भारत वापस आए 9 जनवरी 1915 को। देखिए 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका से भारत वापसी की याद में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। तो भैया प्रवासी भारतीय दिवस क्यों मनाते हैं? क्योंकि इसी दिन दोस्तों 9 जनवरी के दिन ही महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे। थोड़ा सा हम यहाँ पर करंट का पॉइंट भी ऐड करेंगे ताकि यहाँ पर अगर करंट से भी प्रश्न आए तो आपका छूटे ना। देखिए प्रवासी भारतीय दिवस की शुरुआत हुई थी दोस्तों 2003 में और 2025 में इसका 18वां संस्करण मनाया गया था। 2025 में कहां पर आयोजन हुआ था? हो सकता है ये प्रश्न पूछ लिया जाए, तो ये भुवनेश्वर में आयोजित किया गया था। 2015 से दोस्तों प्रवासी भारतीय दिवस जो है वो हर 2 साल में मनाया जाता है, ठीक है। और 2025 का थीम क्या थी या फिर इसका विषय क्या था? तो विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। तो देखिए यहाँ पर हमने करंट वाले सेक्शन को भी ऐड कर लिया है। अगर करंट से प्रश्न आएगा तो प्रश्न आपका नहीं छूटेगा। तो यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कुछ और महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करेंगे दोस्तों। मैं पहले भी बता चुका हूं कि इन सभी के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा थोड़ा मैं आपको बता रहा हूं। अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है कि महात्मा गांधी का प्रथम सत्याग्रह कब हुआ था? तो भैया पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग महात्मा गांधी द्वारा अफ्रीका में किया गया था 1906 में। भारत में प्रथम सत्याग्रह था दोस्तों चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था और प्रथम जन आंदोलन हुआ था दोस्तों असहयोग आंदोलन, जो कि 1920 से लेकर 1922 तक चला। इन सभी के बारे में हम डिटेल से जानेंगे, तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। प्रथम किसान आंदोलन कौन सा था जिसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया? तो दोस्तों ये था चंपारण सत्याग्रह, ठीक है, जो कि 1917 में हुआ था। पहली बार महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल कब की थी? तो भैया ये प्रश्न भी पूछा जाता है। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग किया गया था और अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918 में हुआ था। दोस्तों महात्मा गांधी ने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी 1924 में। तो यहाँ से भी परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि महात्मा गांधी ने कांग्रेस की अध्यक्षता कब की? महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है। देखिए महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी थी दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर ने। बापू की उपाधि दी थी सुभाष चंद्र बोस ने। तो दोनों को आपको अच्छे से याद रखना है।
इसके अलावा राष्ट्रपिता की उपाधि भी दोस्तों सुभाष चंद्र बोस द्वारा ही दी गई थी। 6 जुलाई 1944 को सिंगापुर में एक रेडियो प्रसारण के दौरान महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर सुभाष चंद्र बोस ने संबोधित किया था। एक और उपाधि है दोस्तों अर्धनग्न फकीर की। अक्सर परीक्षा में उपाधियों से प्रश्न पूछा जाता है कि महात्मा की उपाधि किसने दी, बापू की किसने दी, राष्ट्रपिता की किसने दी और अर्धनग्न फकीर किसने कहा। तो अर्धनग्न फकीर कहा था दोस्तों विंस्टन चर्चिल ने। यहाँ पर आपको इतना सब कुछ अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़े दोस्तों। अब हम बात करने वाले हैं कि महात्मा गांधी ने कौन कौन से आश्रम स्थापित किए थे, कहां पर ये स्थापित किए गए थे और इनकी स्थापना कब की गई थी। यहां से सीधे तौर पर परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है कि सत्याग्रह आश्रम जो है वो कहां पर है, स्थापना कब हुई थी। ठीक है, सेवाग्राम आश्रम कहां पर है, स्थापना कब हुई थी, तो इनको हम देख लेते हैं। देखिए, फिनिक्स आश्रम की स्थापना हुई थी दोस्तों डरबन में महात्मा गांधी द्वारा की गई थी और ये इसकी स्थापना हुई थी 1904 में। टोल्स्टॉय आश्रम स्थापित किया गया था जोहान्सबर्ग में। 1910 में इसकी स्थापना महात्मा गांधी द्वारा की गई। ठीक है, और सत्याग्रह आश्रम इसी के साथ दोस्तों साबरमती आश्रम दोनों ही अहमदाबाद में स्थित है। ठीक है, सत्याग्रह आश्रम और साबरमती आश्रम कहाँ है, अहमदाबाद में। सत्याग्रह आश्रम की स्थापना हुई थी 25 मई 1915 को और साबरमती आश्रम की स्थापना हुई थी 1917 में। कहीं कहीं आपको 1915 भी देखने को मिलेगा, लेकिन इस आश्रम में महात्मा गांधी रहने लगे थे दोस्तों 1917 में, तो अधिकांश परीक्षा में 1917 को सही माना जाता है। अब बात करें अनासक्ति आश्रम की, तो इसकी स्थापना कौशानी में की गई थी दोस्तों उत्तराखंड में। ठीक है, और ये स्थापित हुआ था 1929 में। ठीक है, इसके बाद सेवाग्राम आश्रम है दोस्तों, इसकी स्थापना बर्दा में की गई थी और इसकी स्थापना हुई थी 1936 में। तो देखिए, आश्रम से अक्सर परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है, तो यहाँ पर जितने भी प्रमुख आश्रम हैं उनको हमने कवर कर लिया है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा और सारी चीजें अच्छे से समझ आ रही होगी। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो, मेरी मेहनत पसंद आ रही हो, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, साथ ही कमेंट जरूर करिएगा। अब हम बात करते हैं कि महात्मा गांधी ने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी। ठीक है, और समाचार पत्र कौन कौन से थे जो इन्होंने प्रकाशित किए थे। सबसे पहले हम बात करते हैं इनकी पुस्तकों के बारे में। दोस्तों महात्मा गांधी की 4 पुस्तकें प्रमुख हैं। सबसे पहली है हिंद स्वराज, इसको लिखा गया था 1909 में। ठीक है, और यह गुजराती भाषा में है। इसके बाद है सत्य के साथ मेरे प्रयोग, यानी इसको इंग्लिश में कहते हैं माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। इसके बाद अगली पुस्तक है दोस्तों मेरे सपनों का भारत और चौथी पुस्तक है दोस्तों सत्य ही भगवान है। तो महात्मा गांधी की 4 प्रमुख पुस्तकें हैं, इनके नाम आपको अच्छे से याद रखना है। समाचार पत्रों की बात करें तो यंग इंडिया का प्रकाशन किया गया था 1919 में। ठीक है, इंडियन ओपिनियन का प्रकाशन दोस्तों दक्षिण अफ्रीका से किया गया था 1903 में। जैसा कि हमने अभी हाल ही में देखा कि 1893 में महात्मा गांधी जो है वो दक्षिण अफ्रीका गए थे। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका गए थे और 1915 में 9 जनवरी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। तो उसी दौरान दोस्तों दक्षिण अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र का प्रकाशन महात्मा गांधी द्वारा किया गया था। इसके बाद है नवजीवन जो कि गुजराती भाषा में है, 1925 में यह प्रकाशित हुआ। इसके बाद अगला समाचार पत्र था दोस्तों जो कि राजकोट से प्रकाशित किया गया था, द ग्रीन पैम्पलेट। इसके बाद अगला है दोस्तों हरिजन जो कि 1933 में प्रकाशित हुआ था। तो इतना आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। एक और पॉइंट यहाँ पर है, इसको भी अच्छे से याद रखना है कि टाइम्स पत्रिका द्वारा महात्मा गांधी को मैन ऑफ द ईयर घोषित किया गया था 1930 में। ठीक है, यहाँ पर आपको ये सब कुछ अच्छे से क्लियर हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं डिटेल एक्सप्लेनेशन की। तो यहाँ तक हमने दोस्तों माइंड मैप के माध्यम से पढ़ लिया। और भी चीजें हैं दोस्तों, उन सभी को हम माइंड मैप से पढ़ेंगे। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। डिटेल एक्सप्लेनेशन में हमारा पहला फैक्ट है दोस्तों महात्मा गांधी की शुरुआती पढ़ाई राजकोट में हुई थी। ठीक है, तो यहाँ से परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि महात्मा गांधी की शुरुआती पढ़ाई कहाँ पर हुई थी, राजकोट में। आगे की पढ़ाई के लिए वे भावनगर के श्यामल दास कॉलेज चले गए। उनके पिता कौन थे, करमचंद गांधी। जो करमचंद गांधी थे दोस्तों राजकोट रियासत में दीवान थे, यानी प्रधान अधिकारी थे। इसके बाद 1888 में गांधी जी कानून की पढ़ाई करने इंग्लैंड गए और 1891 में वकालत पूरी करके भारत लौटे। इसके बाद दोस्तों 1893 में देखिए जो मैंने आपको शॉर्ट में बताया था ना माइंड मैप के माध्यम से, यहाँ पर उन सभी को मैंने विस्तार से भी बताया है ताकि आपको और अच्छे से समझ आ सके। और भी इसमें कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट यहाँ पर मैंने ऐड किए हैं। ठीक है, 1891 में इंग्लैंड से वापस भारत आ गए और 1893 में दक्षिण अफ्रीका में व्यापार करने वाले एक भारतीय मुसलमान व्यापारी दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए डरबन जो कि दक्षिण अफ्रीका में स्थित है, तो डरबन चले गए महात्मा गांधी। कब, 1893 में। ठीक है, इस मुकदमे में इन्होंने सफलता हासिल की। डरबन से दोस्तों महात्मा गांधी जो है वो प्रिटोरिया जा रहे थे। इसी दौरान रेलवे स्टेशन पर इनको रंगभेद का सामना करना पड़ा और ट्रेन से बाहर निकाल दिया गया महात्मा गांधी जी को। ठीक है, यह घटना उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट साबित हुई और आगे चलकर उन्होंने अन्याय के खिलाफ सत्याग्रह और अहिंसा का मार्ग अपनाया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
दोस्तों जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में थे तो उसी दौरान भारतीयों के प्रति रंग भेद नीति को स्पष्ट रूप से उन्होंने महसूस किया। वहां प्रत्येक भारतीय को पंजीकरण प्रमाण पत्र लेना होता था और ये जो प्रमाण पत्र था हर समय अपने पास में रखना होता था। 1894 में गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। कब की? 1894 में, ठीक है। और रंग भेद की नीति के विरुद्ध आंदोलन भी शुरू किए। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन नामक अखबार का प्रकाशन किया। तो यहाँ पर 2 पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना है कि नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? महात्मा गांधी द्वारा, ठीक है। और इंडियन ओपिनियन अखबार का प्रकाशन भी किसने किया था? महात्मा गांधी ने। हमने जैसा कि पिछले अभी हाल ही में देखा गांधी जी के आश्रमों में, तो फिनिक्स आश्रम की स्थापना इन्होंने डरबन में की थी दोस्तों 1904 में, ठीक है। उनके प्रयासों व आंदोलन के कारण दक्षिण अफ्रीकी सरकार द्वारा 1914 में अधिकांश रंग भेद कानून को रद्द कर दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इतना समझ आ गया। 1909 में पश्चिमी मूल्यों की आलोचना करते हुए हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखी, जिसमें सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनने की सलाह महात्मा गांधी द्वारा दी गई। तो आपको इतना समझ आ गया होगा। यहाँ पर 3-4 पॉइंट मैं बता चुका हूँ, क्या क्या याद रखना है। नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? महात्मा गांधी द्वारा, ठीक है। इंडियन ओपिनियन अखबार का प्रकाशन किसने किया? महात्मा गांधी ने। फिनिक्स आश्रम जो था इसकी स्थापना 1904 में डरबन में महात्मा गांधी द्वारा की गई। तो यहाँ पर 3 फैक्ट आपको याद रखना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 9 जनवरी 1915 में महात्मा गांधी जो है दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे। दोस्तों गांधी जी जिस समय भारत आए उस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। गांधी जी ने अंग्रेजों का समर्थन किया तथा भारतीयों को सेना में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया कि भाई आप लोगों को अंग्रेजों का समर्थन करना चाहिए और सेना में शामिल होना चाहिए। तो जब गांधी जी अंग्रेजों का समर्थन कर रहे थे तो उसी दौरान कुछ लोगों ने गांधी जी को सेना में भर्ती करने वाला सर्जेंट कहा। तो अच्छे से याद रखेंगे कि सेना में भर्ती करने वाला सर्जेंट किसको कहा गया था? महात्मा गांधी को। दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों के समर्थन करने के कारण ब्रिटिश सरकार ने 1915 में गांधी जी को केसर ए हिंद की उपाधि प्रदान की, ठीक है। तो ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। केसर ए हिंद की उपाधि कब दी गई थी? 1915 में। आगे चलकर जब जलियांवाला हत्याकांड हुआ तो इसी के विरोध में और खिलाफत आंदोलन के समर्थन में गांधी जी ने दोस्तों 1920 में इस उपाधि को लौटा दिया था। कौन सी उपाधि को? केसर ए हिंद की उपाधि को। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। गांधी जी ने भारत में पहला सत्याग्रह 1917 में बिहार के चंपारण में किया। गांधी जी को चंपारण आने के लिए स्थानीय नेता राजकुमार शुक्ल ने बुलाया था। तो इनका नाम भी आपको अच्छे से याद रखना है। यह आंदोलन नील की खेती के लिए किसानों पर थोपे गए 3 कटिया पद्धति के विरोध में किया गया था। इस पद्धति के तहत किसानों को अपनी जमीन का 3/20 हिस्सा नील की खेती के लिए दान देना अनिवार्य था, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इतना समझ आ गया। देखिए चंपारण सत्याग्रह के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने इनको पहली बार महात्मा की उपाधि दी। तो अक्सर परीक्षा में ये तो पूछा ही जाता है कि महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो हम लगा देते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर ने। लेकिन कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने ये जो महात्मा की उपाधि दी है वो किस आंदोलन या फिर किस सत्याग्रह के दौरान दी गई थी इनको उपाधि? तो ये दी गई थी दोस्तों चंपारण सत्याग्रह के दौरान। दोस्तों ये जो आंदोलन चल रहा था चंपारण सत्याग्रह, तो ये जो आंदोलन था वो अंग्रेजों के विरुद्ध था और अंग्रेज चाहते थे कि महात्मा गांधी को मार दिया जाए। महात्मा गांधी को दूध में जहर डालकर दिया जाने का प्रयास किया गया। लेकिन एक किसान थे दोस्तों बख्त मियां, इन्होंने महात्मा गांधी की जान बचाई। इन्होंने ये जो बख्त मियां थे अंग्रेजों की पोल खोल दी, अंग्रेजों के बारे में सूचना महात्मा गांधी को दे दी और इस तरह से महात्मा गांधी की जान बच गई। एक फैक्ट आपको ये याद रखना है कि 2017 में चंपारण जो सत्याग्रह था उसको 100 साल पूरे हो गए थे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कुछ और महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में हम देखते हैं। देखिए दोस्तों 1918 में अहमदाबाद की मिल मजदूर हड़ताल के दौरान गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल कर अपने संघर्ष को नया आयाम दिया। तो गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल कब की थी दोस्तों? 1918 में की थी, ठीक है। और आंदोलन का नाम क्या था? अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। आगे चलकर 18 मार्च 1919 को ब्रिटिश हुकूमत ने विवादित रोलेक्ट एक्ट पारित किया, जिसे गांधी जी ने काला कानून कहकर संबोधित किया, ठीक है। रोलेक्ट एक्ट को काला कानून किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। और मुंबई में इसके खिलाफ सत्याग्रह की अपील की। इसके विरोध में दोस्तों 6 अप्रैल 1919 को पूरे देश में राष्ट्रीय अपमान दिवस मनाया गया था। तो भैया राष्ट्रीय अपमान दिवस कब मनाया गया था? 6 अप्रैल 1919 को। दोस्तों आगे चलकर 13 अप्रैल 1920 में जलियांवाला हत्याकांड जैसी दुखद घटना होती है। इसी दौरान दोस्तों 1920 में ही ब्रिटिश सम्राट या फिर ब्रिटिश सरकार ने जो महात्मा गांधी को केसर ए हिंद की उपाधि दी थी, तो इस उपाधि को महात्मा गांधी द्वारा त्याग दिया गया, ठीक है। जलियांवाला हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1920 को। इस दौरान दोस्तों इस घटना से दुखी होकर महात्मा गांधी जी द्वारा केसर ए हिंद की उपाधि को त्याग दिया गया। फिर 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की।
इसके अलावा दोस्तों आपको ये भी याद रखना है कि 31 अक्टूबर 1920 को गांधी जी को खिलाफत कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। तो इस पेज में जितनी भी जरूरी चीजें थी वो मैंने आपको बता दी। यहाँ पर मुख्य रूप से आपको ये याद रखना है कि महात्मा गांधी द्वारा पहली बार भूख हड़ताल कब की गई थी, ठीक है। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन कब हुआ था, रोलेक्ट एक्ट कब आया था, इसको काला कानून किसने कहा, और राष्ट्रीय अपमान दिवस कब मनाया गया था। इसी के साथ जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था और इस दौरान किस व्यक्ति ने केसर ए हिंद की उपाधि को त्याग दिया था। तो ये याद रखेंगे, महात्मा गांधी ने केसर ए हिंद की उपाधि को त्यागा था दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान, ठीक है। और असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था आपके 1 अगस्त 1920 को। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कुछ और महत्वपूर्ण तथ्यों को हम देखने वाले हैं। दोस्तों 5 नवंबर 1920 को ऑल इंडिया कांग्रेस समिति के अधिवेशन में गांधी जी ने 1 वर्ष में स्वराज के लक्ष्य को घोषित किया था। देखिए ये जो समय था वो समय था असहयोग आंदोलन का। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था, 1920 में, ठीक है। इसी दौरान दोस्तों 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर के चोरी चौरा थाना में आंदोलनकारियों ने आग लगा दी, जिसमें 22 सिपाहियों की मौत हो गई। दोस्तों इस घटना से महात्मा गांधी काफी दुखी हुए और इस कांड के बाद में यानी चोरी चौरा कांड के बाद में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को रोक दिया था या फिर स्थगित कर दिया था। तो याद रखेंगे कि जो असहयोग आंदोलन था वो कब शुरू हुआ था, 1920 में, और चोरी चौरा कांड कब हुआ था, 5 फरवरी 1922 को। दोस्तों जब ये कांड हुआ तो महात्मा गांधी जी जो हैं वो बारदोली में थे। दोस्तों गांधी जी ने इस घटना को हिमालयन ब्लंडर कहा, यानी हिमालय जैसी बड़ी गलती कहा, जिसका अर्थ है कि यह उनके लिए एक बड़ी चूक थी क्योंकि आंदोलन ने अपना अहिंसक मार्ग खो दिया था, ठीक है। तो ये भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। 1924 में महात्मा गांधी ने दोस्तों एकमात्र कांग्रेस का अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, जो कि बेलगांव में हुआ था, जो कि बेलगांव कहां पर है, कर्नाटक में, ठीक है। तो 1924 के एकमात्र बेलगांव अधिवेशन में महात्मा गांधी जो है वो कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। गांधी जी की आत्मकथा क्या नाम था, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, इसका पहली बार प्रकाशन हुआ था नवजीवन में। तो यहाँ पर 3-4 फैक्ट आपको याद रखना है। चोरी चौरा कांड कब हुआ था, 5 फरवरी 1922 को। ये वाला जो पॉइंट है काफी महत्वपूर्ण है। महात्मा गांधी ने किस घटना को हिमालयन ब्लंडर कहा, तो ये भी आपको याद रखना है। और कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन कौन सा था जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की, तो याद रखेंगे बेलगांव अधिवेशन। बेलगांव कहां पर है, कर्नाटक में। कब अध्यक्षता की थी, 1924 में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे चलकर 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने साबरमती से 78 साथियों के साथ में दांडी मार्च शुरू किया। 6 अप्रैल 1930 को 388 किलोमीटर, ये जो यात्रा है ना, कहीं कहीं आपको किलोमीटर में अंतर देखने को मिलेगा, सभी किताबों में अलग अलग लिखा हुआ है। तो भैया 6 अप्रैल 1930 को लगभग 388 किलोमीटर की यात्रा पूरी करके महात्मा गांधी दांडी पहुंचे और यहाँ पर नमक कानून को तोड़ा और सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू किया। इसके बाद दोस्तों 5 अप्रैल 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ, जिसको दिल्ली पैक्ट के नाम से जाना जाता है। और इस समझौते का परिणाम यह हुआ कि 7 अप्रैल 1934 को गांधी जी ने इस आंदोलन को समाप्त कर दिया। कौन से आंदोलन को, सविनय अवज्ञा आंदोलन को। दोस्तों 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ, जिसमें गांधी जी ने कांग्रेस का नेतृत्व किया। 1932 में दोस्तों गांधी जी ने हरिजन सेवक संघ की स्थापना की और इसके अध्यक्ष थे घनश्याम दास विडला। याद रखेंगे कि हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की थी, महात्मा गांधी ने। अध्यक्ष कौन थे, घनश्याम दास विडला, ठीक है। उसी साल 24 सितंबर 1932 को गांधी जी और अंबेडकर के बीच में पूना समझौता हुआ था। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपको एक बात और याद रखना है कि 1934 में गांधी जी ने कांग्रेस से अपना त्यागपत्र दे दिया था। अब देखिए यहाँ पर क्या क्या याद रखना आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सीधे तौर पर प्रश्न पूछा जाता है कि दांडी मार्च कब शुरू हुआ था, ये आपको याद रखना है, ठीक है। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, ये आपको याद रखना है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, इसकी स्थापना कब हुई थी, और हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष कौन थे। इसके अलावा पूना समझौता कब हुआ था और किस किस के बीच में हुआ था। दोस्तों मैंने उन्हीं पॉइंट्स को कवर किया है जहां से हमारी परीक्षा में सीधे तौर पर और बिल्कुल आपको प्रश्न देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अगर आपको वीडियो थोड़ा बहुत भी अच्छा लग रहा हो तो प्लीज कमेंट जरूर करिएगा, उससे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है और समझ आता है कि मैं जो आपको समझाना चाहता हूं आपके लिए लाभदायक है या फिर नहीं है, और आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो बस आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अगर आपको मेरी मेहनत थोड़ी बहुत भी अच्छी लग रही हो तो कमेंट जरूर करिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे। दोस्तों 1942 में आए क्रिप्स मिशन को गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा। तो यहां से प्रश्न पूछा जाता है कि क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक किसने कहा था, तो महात्मा गांधी ने। 8 अगस्त 1942 को शुरू हुए भारत छोड़ो आंदोलन, जिसको दोस्तों अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, इसी दौरान दोस्तों महात्मा गांधी जी ने एक नारा दिया था, करो या फिर मरो का नारा, या तो भैया आप आजाद हो जाओ या फिर मर जाओ।
तो भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 8 अगस्त 1942 को। इसको अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है। दोस्तों 8 अगस्त को आंदोलन शुरू हुआ और 9 अगस्त 1942 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया और उनको पूना के आगा खां पैलेस में रखा गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। दोस्तों 15 अगस्त 1947 को भारत की स्वतंत्रता के समय गांधी जी कोलकाता के नेवाखली में थे, ठीक है। और 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने बिड़ला भवन में, जो कि दिल्ली में स्थित है, यहाँ पर गांधी जी की हत्या कर दी थी।